गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा था, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स तो ज़्यादा नहीं कवर किए थे, लेकिन हाँ मैंने आप लोगों को चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया था बढ़िया से कि ये चैप्टर्स हैं, इसको इस तरीके से कि इसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो एक बार मैं आपको फिर से क्विक रिकैप देता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि वो थ्योरीज़ जिनके बेसिस पे हम अपने अकाउंटिंग करते हैं, मतलब वो थ्योरीज़ जिनके बेसिस पे हमारी अकाउंटिंग की एंट्रीज़ वगैरह की जाती हैं, वो आपकी कहलाती हैं थ्योरी बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी थ्योरी बेसिस अकाउंटिंग। अब थ्योरी बेसिस अकाउंटिंग के बाद मैंने आपको बताया था गैप, गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको याद रखिएगा। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है वो सारे प्रिंसिपल जिनको हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं अकाउंटिंग करते हुए। ठीक है, वो सारे प्रिंसिपल जिनको हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं अकाउंटिंग को करते वक्त। ठीक है, अकाउंटिंग करते हुए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं वो आपके होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड आता है, मैंने आपको एजम्पशंस बताए थे। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, एजम्पशन का मतलब होता है ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी एक्सप्लेन्ड होती हैं और कुछ चीज़ें हम मान के चलते हैं। जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दिया हुआ, तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपको टेबल आता ही आता है। मतलब कि अगर आपको टेबल आता है तो तभी तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन दूंगा। तो यानी कि जो मैं आपको एजम्पशन बताता हूँ, एजम्पशन का मतलब होता है ये चीज़ें मैं मान के चल ही रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैंने उसके बाद बेसिक 2 एजम्पशंस बताए थे। एक मैंने बताया था बिजनेस एंटिटी, एक मैंने आपको बताया था क्या, गोइंग कंसर्न, और दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा, दूसरा मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंसी। तो गोइंग कंसर्न का वो मतलब होता है कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलते रहना चाहिए, और उसके बाद आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपका जो अकाउंटिंग का मेथड है वो आज जो फॉलो कर रहे हैं आप कल भी वही फॉलो करेंगे, परसों भी वही फॉलो करेंगे। तो बेसिक अगर आपको इसके बारे में देखना है, आप मेरे ऊपर की वीडियोस में जाके इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है, ये आपका थर्ड आता है, जिसको बोलते हैं अक्रूवल एजम्पशन। नेक्स्ट जो आपका आता है वो होता है मेरा अक्रूवल एजम्पशन। अक्रूवल एजम्पशन का मेरा मतलब होता है कि जिस साल का ट्रांजैक्शन है, जैसे 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, तो जिस साल का ट्रांजैक्शन है या जिस साल का रेवेन्यू है या जिस साल का एक्सपेंस है, समझिएगा, रेवेन्यू का जिस साल की इनकम है, जिस साल का खर्चा है, उसी साल में हम एंट्रीज़ कर देते हैं इसकी। मतलब कि उसी साल में हम इसकी एंट्री करते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपको उस साल का सारा मतलब रिज़ल्ट मिले। जैसे 2017 का अगर आपका इनकम है और आपको रिसीव 2019 में हो रहा है, तो इसको 2019 का नहीं ट्रीट करेंगे, आप इसको ट्रीट करेंगे 2017 का ही। समझ में आ रहा है? तो जिस साल का वो होता है आपका इनकम, उसी साल में उसका ट्रीटमेंट होता है। समझ में आ गया? चलिए एक बार देख लीजिए। द अक्रूवल कॉन्सेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एज पर दिस सब्जेक्शन ऑल द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर नॉट इनकर्ड। यानी कि जब वो खर्चे होते हैं, जब वो इनकम जनरेट होती है, उसी दिन हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ना कि जब हमें वो पैसा उससे रिसीव होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। इट इज़ इमटेरियल वेदर द कैश इज रिसीव्ड और पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन लेटर डेट। If a credit sale of rupees 15,000 is made on 15 Feb 2015, then revenue earned to be recorded on 15 Feb 2015, not in the date of cash is realized। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रखा है। अगर कोई सामान हम 15 तारीख को बेच रहे हैं, ठीक है, अगर कोई सामान हम 15 फरवरी को बेच रहे हैं और उससे जो रेवेन्यू मिल रही है वो आपको अगले साल मिल रही है, तो वो जो हमारी इनकम होगी वो करंट ईयर की होगी। वो क्या, जो मेरी इनकम होगी वो मेरी क्या होगी, करंट ईयर की होगी, 15 फरवरी की ही होगी। वो अगले जब पैसा मिलेगा तब नहीं, जब हमारा एक्चुअल में कॉस्ट इनकर करेगा उसी दिन की हमारी ये रेवेन्यू होती है। अब नेक्स्ट जो आपका आता है, ये था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें करीबन 10-12 प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज 2-3 प्रिंसिपल्स मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, फिर अब धीरे धीरे करके चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बोलते होता है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है, याद रखिएगा, आपका जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, दोनों अलग अलग है।
आपका जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, दोनों अलग अलग हैं। एक ओनर जो है वो भी कंपनी में ऐसा मेंबर है जिसने कंपनी या जिसने बिजनेस को अपने पैसा देके रखा हुआ है और उस पैसे का रिटर्न लेना है उसको अपने बिजनेस से, समझिएगा। जो आपका बिजनेस है वो आपका क्या है, अलग है, जो आपका ओनर है वो क्या अलग है। अब देखिए अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट बॉडीज़ होती हैं दोनों। एक बिजनेस और एक ओनर, उसका दोनों सेपरेट बॉडीज़ होते हैं। आप बिजनेस ओनर को एक साथ नहीं लिख सकते, याद रखिएगा। अब देखिए जो आपका सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है यही एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। अब देखिए जो हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं वो बिजनेस के बेसिस पे करते हैं, ना कि हम ओनर के बेसिस पे करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों सेपरेट हैं। अब जो बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है वो बिजनेस की लायबिलिटी बन रही है, कैपिटल एज ए लायबिलिटी आप शो करते हैं। क्यों लायबिलिटी आप शो करते हैं? क्योंकि कैपिटल जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में लगाया है उसको रिटर्न हमें देना होता है। अभी इतना फिलहाल समझिए, धीरे धीरे आप लोग जैसे चैप्टर आगे बढ़ते रहेगा आप लोग समझते जाएंगे। तो ये अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि आपका जो बिजनेस और बिजनेसमैन है दोनों क्या हैं, आपके अलग अलग हैं। और जो बिजनेस मैन पैसा देता है आपके बिज़नेस को वो एज अ क्रेडिटर होता है, यानी कि उसने उधार दिया होता है, उसको वापस चाहिए होता है। और बिज़नेस की लायबिलिटी होती है कि वो पैसा उसको वापस करे। जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कहीं पैसा लगा रहा हूँ तो मैं क्या सोच के लगाऊंगा कि मुझे पैसा नहीं वापस मिलेगा? नहीं, मैं चाहूँगा मैंने जहाँ पैसा लगाया मेरा पैसा वहाँ से रिटर्न आ जाए। सेकंड आता है मेरा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट मेरा प्रिंसिपल कहता है कि वही सारे ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनका वैल्यूएशन पैसे की टर्म्स में है, ठीक है। वही सारे ट्रांजेक्शन्स मेरे रिकॉर्ड होते हैं जिनको हम पैसे के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। ऐसे कोई से भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते जिनका पैसे के टर्म्स में वैल्यूएशन ना हो, मतलब कि जिनकी पैसे के टर्म्स में वैल्यू ना हो। समझ में आ रहा है? वही अब अपना लव, फेथ, ट्रस्ट, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, गुड, बैड, बेटर, बेस्ट, इन सारी चीज़ों की हम रिकॉर्डिंग नहीं करते। हम केवल उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं जिसकी की वैल्यूएशन फाइनेंशियल, जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, फाइनेंशियल वैल्यू के हो, उनकी कोई वैल्यू आ रही हो और वो मनी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट आर मेजर्ड इन मनी और कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। नॉन मॉनिटरी इवेंट लाइक डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, मैनेजर, स्ट्राइक, डिस्प्यूट एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, इवन दो दीज ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। यानी कि ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये जो भी आपके यहाँ क्या दे रखा है, डेथ हो गई आपकी एम्प्लॉय की, मैनेजर की, स्ट्राइक हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ये सारी चीज़ें बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इनकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती, इसकी वैल्यू का कोई कैलकुलेशन नहीं होता। और इसकी वैल्यू का कोई कैलकुलेशन नहीं होता तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होते। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होते तो हमारे अकाउंट्स की बुक में नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। अकाउंटिंग में केवल वही चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है जो आपकी मनी के टर्म्स में केपेबल होती हैं, जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है, जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का पढ़ाऊँगा। तो आप लोग ये जितना भी आज के मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन और डाउट यू कॉन्टैक्ट में, और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा सही है, ठीक है। नोट्स वगैरह बनाते रहिए, वरना मैं तो हमेशा कहता हूँ इकट्ठे बर्डन पड़ेगा तो पढ़ाई से मन हट जाएगा, ठीक है। डेली पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, आखिरी में एक धूल जमी रहेगी, उसको साफ़ करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इकट्ठे अगर आप पढ़ेंगे तो पहली बात तो बर्डन लगेगा, दूसरी बात जब बर्डन किसी चीज़ का पड़ता है तो वो काम करने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट बनाए रखना है तो डेली थोड़ा सा पढ़ना है, समझ आ रहा है? डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपका इंटरेस्ट अपने आप से बना रहेगा। चलिए, थैंक यू क्लास।